नमस्कार, समाधान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। समाधान में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अहम मुद्दे पर, एक ऐसे अहम मसले पर जो हर घर से जुड़ा हुआ है, हर परिवार से जुड़ा हुआ है, हर बुजुर्ग से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हमारे घर में बुजुर्ग हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, लेकिन हम उनकी फिक्र करते हैं पर गलत तरीके से। वो कैसे, वो हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, चिंता तो सभी को होती है, हमारे माता पिता ठीक रहें, उनको अगर छोटी से छोटी चीज़ भी, बीमारी भी हो रही है तो हम फटाफट उन्हें लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। लेकिन क्या आप उन्हें सही समस्या की वजह से सही अस्पताल में लेकर जा रहे हैं? शायद हाँ, ये शायद नहीं भी। तो आज किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, आप खुद भी 60 क्रॉस कर रहे हैं, 60 के आसपास की एज आपकी हो रही है और आप समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हैं जो ठीक नहीं लग रहा है आपको, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन किस डॉक्टर से और कब कंसल्ट करना चाहिए, ये हम आपको आज बताने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अतुल सौरभ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो जरा रोग विशेषज्ञ हैं, जीरियाट्रिक्स। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जीरियाट्रिक्स लेकिन होता क्या है, जरा रोग होता क्या है? जरा रोग के विशेषज्ञ या चिकित्सक किस तरह से उसका लाभ मरीजों तक पहुंचाते हैं? सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि मुझे लगता है कई सारे हमारे व्यूअर्स होंगे जिनको ये वर्ड ही थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, जो साइंस या डॉक्टर से ज़्यादा इतना कनेक्ट नहीं करते होंगे। क्योंकि हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने हमें दवाई बता दी, हमने ले ली, इंजेक्शन ले लिया, हम ठीक हो गए, बस नमस्ते। तो इतना ही वास्ता होता है कभी कभी पेशेंट्स का डॉक्टर से। तो सबसे पहले आप बताएं जरा रोग क्या है? नमस्ते एंड थैंक यू अनादि टीवी मुझे यहाँ बुलवाने के लिए। और आप सही कह रही हैं मैडम, जरा रोग के बारे में अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी में बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही नई ब्रांच है मेडिसिन की। और जरा रोग बेसिकली जो हमारे 60 प्लस या 65 प्लस लोग होते हैं, उनकी केयर को हम जरा रोग विशेषज्ञ उनको संभालता है। और बेसिकली इसलिए इस ब्रांच को डेवलप किया गया है, या इस ब्रांच की अब इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, क्योंकि अब लोग ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहते हैं, ज़्यादा समय तक एक्टिव रहते हैं, और कई बीमारियां जो उम्र के साथ में आती हैं वो अब दिखना शुरू हो गई हैं। मेरा रोल एज ए जीरियाट्रिशियन या एज जरा रोग विशेषज्ञ, मेरा काम रहता है कि बुज़ुर्गों को कम से कम दवा से, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से, एक्सरसाइज से, डाइट से, काउंसलिंग से उनको हेल्दी बना के रखना, इंडिपेंडेंट बना के रखना, और वो किसी पे निर्भर ना रहें, अपना काम खुद कर सकें, अपने दवाइयाँ, अपना खाना पीना, अपनी जीवन शैली अच्छे से मेंटेन कर सकें। वो मेरा काम रहता है, उनको समझाना, उनको बताना, उनकी फैमिली को एक्सप्लेन करना। बिल्कुल। तो डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ आपको उतना ही बताते हैं जितना आपको समझना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अतुल सौरभ का काम कुछ इस तरह से है कि वो ना केवल पेशेंट को समझाते हैं बल्कि उनके परिवार वालों को भी काउंसलिंग देते हैं, ताकि ये पता चल सके परिवार वालों को कि उन्हें किस तरह से अपने घर के बुजुर्गों को रखना है, उनका ख्याल कैसे रखना है। कई बार डिसीजंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि जो बीमार होता है डॉक्टर साहब, वो नहीं कहता कि मुझे इधर ले चलो, हमें ही डिसीजन लेना पड़ता है, परिवार वालों को ही डिसीजन लेना पड़ता है कि उन्हें जो प्रॉब्लम हमें फील हो रही है, कि उनको अगर पेट में दर्द है, चेस्ट में दर्द है, तो हम उसे उन्हीं से रिलेटेड डॉक्टर्स के पास लेकर जाएं। लेकिन आप सलाह देते हैं पेशेंट्स को। अब मैं आगे बढ़ती हूँ डॉक्टर साहब, हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि काउंसलिंग भी आप लेते हैं, तो किस तरह से आप समझाते हैं उन लोगों को, क्या क्या वो बातें होती हैं आपके, किस तरह से कॉन्टैक्ट जो पेशेंट्स हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं उनसे होते हैं, आप क्या समझाते हैं उन्हें? एक्चुअली क्या होता है, कई बार जो बीमारियां आती हैं सीनियर सिटीजन्स में, नॉर्मली 2-3-4 बीमारियां होती ही होती हैं उनमें। तो उन बीमारियों की वजह से कई बार कॉम्प्लिकेशंस बनते हैं, या कई बार सोडियम कम हो जाता है, या कभी शुगर कम हो रही है, या कई बार जब उम्र के साथ में उनको याददाश्त कम होने लगती है, या उनको याद नहीं रहता, हम लोग डिमेंशिया कहते हैं, या आगे जब ज़्यादा एडवांस्ड हो जाती है तो अल्जाइमर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार एक मिसकम्युनिकेशन फैमिली में, पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स, या हम लोग उनको केयर गिवर्स कहते हैं, जो उनको संभाल रहे हैं, तो केयर गिवर्स और पेशेंट के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन बन जाता है, और उसमें दोनों को ही नुकसान होता है। जो बेचारा संभाल रहा है, बेटे, बहू, बच्चे, बेटी, दामाद, ये लोग जब संभाल रहे हैं अपने बुजुर्गों को, अपने पेरेंट्स को, तो वो सही तरीके से उनको संभाल नहीं पाते हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे मुझे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस ऐसी सिचुएशन में मैं पेशेंट के साथ में पेशेंट्स को समझाता हूँ कि बच्चे क्यों चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। उसी तरीके से
पेरेंट्स क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ये मेडिकल प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या सोशल प्रॉब्लम है, इसको डिफरेंशिएट करना और उसको कैसे मैनेज करना है जिससे दोनों जने आपस में ना किसी में फटीग बने, ना कोई उसके लिए इरिटेट हो, और हमारी जो एम है कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को अच्छे से संभाल सकें, रख सकें, वो हमारी एम पूरी हो सके। डॉक्टर, तो जब हम चर्चा कर रहे थे हमने ये भी बात की थी कि अलग अलग डिसीज़ के स्पेशलिस्ट अलग अलग डॉक्टर होते हैं। अगर वो डिसीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो आपको दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, लेकिन ये सभी लोगों को नहीं पता है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अलग अलग बीमारियां हैं तो अलग अलग जगह सभी भागते ना रहें, क्योंकि ये भी होता है कि हम जब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, हमने पेशेंट को महीनों रखा, 2 महीने रखा, फिर कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है तो फिर आप कोसते हैं डॉक्टर्स को कि हम फलाने हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ ऐसा हो गया, जबकि गलतियाँ कुछ आपकी भी होती हैं। एक्चुअली क्या है, ये एक प्रॉब्लम जो ओवर द इयर्स हुई है या एक आध 2 जनरेशन में हुई है। आपको याद होगा पहले एक फैमिली डॉक्टर हुआ करता था हर फैमिली में। exactly. और वो जो मतलब आप ये समझिए कि जब मैं पैदा हुआ था तब से वो मुझे देख रहा होता था और बुढ़ापे तक देखता रहता था। तो ही न्यू एवरीथिंग इन एंड आउट अबाउट मी और माई फैमिली। जीन्स भी पता होती जीन्स पता है, फैमिली में कैसा है, क्या सोशल माहौल है, क्या चीज़ें, वो सब उनको ही वॉज ए फैमिली मेम्बर, इसीलिए फैमिली डॉक्टर कहा जाता था। अब वो चीज़ अब बहुत कम हो गई है। मेरा एम वही रहता है कि आई एम लाइक ए फैमिली डॉक्टर टू माई सीनियर्स। तो अगर उनको छींक भी आती है तो मुझे कॉल करते हैं, उनको हार्ट अटैक होता है तो भी वो मुझे कॉल करते हैं कि डॉक्टर क्या करना है। तो मेरा उस समय ये रोल रहता है कि मैं उनको सही जगह भेजूँ। जिस डॉक्टर के पास भेज रहा हूँ उनसे मैं बात करता हूँ कि सर इनको ये प्रॉब्लम्स भी हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है, इनकी ये दवाइयाँ चल रही हैं। उस हिसाब से जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है उसको भी आइडिया रहता है कि मैं क्या हैंडल कर रहा हूँ। जो चीज़ें उनके फील्ड की होती हैं वो संभालते हैं, बाकी चीज़ें मैं मैनेज कर देता हूँ। तो इस तरह से करके उनको कम परेशानियों से या कम तकलीफ़ों से उनका इलाज ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, बिना किसी भटके या बिना किसी कन्फ्यूजन क्रिएट हुए। तो वो मेरा काम रहता है एज ए फैमिली। आई एम मोर लाइक ए फैमिली डॉक्टर टू माय सीनियर पेशेंट्स। बिल्कुल, और वो पहले हम देखते भी थे, लेकिन आप सब स्पेशलिस्ट की तरफ भाग रहे हैं, दुनिया स्पेशल हो गई है। हम अगला सवाल लूँ आपसे डॉक्टर साहब, उससे पहले हम हमारे व्यूअर्स को बता देते हैं, हमारे दर्शकों को बता देते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिखाई दे रहे हैं मेरे साइट पर नीचे की स्क्रॉल में, और आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या आप भी एक एज फैक्टर की तरफ आ चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शरीर में जो चेंज आपको फील हो रहा है, आप किसी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, तो आपको किस तरह की सलाह लेनी चाहिए। और आपके घर में बुजुर्ग हैं और आपको लगता है कि आपके घर के जो बुजुर्ग हैं वो आपको आपसे नहीं संभल रहे हैं, या आप चाहते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी भूलने की बीमारी, उनका चिड़चिड़ापन या फिर उनका किसी तरह से परेशान होना, आप चाहते सब कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए आज का ही दिन है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है और इसमें आप कॉल कर लीजिए, नंबर आपको दिखाई दे रहा है, और सर से बात कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम यहीं पर ही सॉल्व हो जाए। आपको कहीं नहीं जाना है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, कहीं अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। तो ये जो हम इस आवर्स में हैं, यहाँ पर हमारे जो दर्शक हैं वो फ़ोन कर सकते हैं। सर मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अलग अलग डॉक्टर्स यानी अलग अलग दवाइयाँ, आपने भी कहा कि आप अगर लिवर के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपके साथ एक मल्टीविटामिन या फिर आपके साथ एक आयरन अलग से ऐड कर देगा। अब उसके बाद आपको लगता है कि डायबिटीज़ है, वहाँ पे भी आपको मेडिसिन ऐड कर दी गई। और भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी सुविधा से मेडिसिन ऐड कर दी गई। अब जो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं उन्हें नहीं पता कि फला मेडिसिन मल्टीविटामिन है, उन्होंने ये भी इस डॉक्टर की भी खा ली, उस डॉक्टर की भी खा ली और तीसरे डॉक्टर की भी खा ली। तो वो उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है उसे नहीं समझ पाते वो पेशेंट, वो सोचते हैं कि डॉक्टर ने ही कुछ किया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्यों ऐसा फील होता है, क्यों ऐसी गलतियां कर जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एज के साथ में बॉडी के सिस्टम्स भी वीक हो जाते हैं। जैसे ओवरऑल एज रिलेटेड चेंजेस जो आ रहे हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हमारे स्टेमिना उतना नहीं रह रहा है, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, उसी तरीके से हमारे बॉडी के दवाइयों को यूज़ करने का और उसको फिर यूज़ होने के बाद उसको बाहर निकालने का भी जो सिस्टम है, किडनीज़ हैं, लिवर हैं, वो भी वीक हो रहे हैं। कई दवाइयाँ हमें नहीं देनी होती या कम देनी होती, या उनकी किडनी फंक्शंस, लिवर फंक्शंस को देखते हुए उनकी डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। इसी तरीके से जैसे आपने बताया कि एक डॉक्टर ने भी मल्टीविटामिन लिख दी, दूसरे ने भी लिख दी, हम 3-3 मल्टीविटामिन डेली खा रहे हैं जबकि ज़रूरत हमें उतनी ज़्यादा की है ही नहीं। तो मेरा रोल उसमें यही चीज़, हम इसको पॉलीफार्मेसी कहते हैं, और मेरा रोल रहता है कि ये सारी दवाइयाँ जो उनकी चल रही हैं, कार्डियोलॉजिस्ट की भी हैं, डायबिटोलॉजिस्ट की हैं, ऑर्थोपेडिशियन की भी हैं या चेस्ट फिजिशियन की भी हैं, तो उनको एक साथ मिला के उनको देखना कि एग्जैक्टली क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ओवर डोजिंग तो नहीं हो रही है या मल्टीपल
एक ही दवा के मल्टीपल ब्रांड्स तो नहीं खा रहे हैं या मल्टीपल डोजेस तो नहीं जा रही हैं। ये चीज़ें करना, दवाइयों को कम से कम करना, और उसके साथ में एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे लंग्स हैं तो उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज उनको सिखाना है, या सीनियर्स हैं उनको ऑस्टियोपोरोसिस है तो क्या खाने पीने में क्या चेंज करें जिससे उनको बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिले। दवाई तो ले ही रहे हैं, उसके साथ में खाने पीने में क्या करना है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है कि उनको चोट ना लगे। हर एक्सरसाइज बुजुर्ग नहीं कर सकता है, यंग एज में है तो आप स्किपिंग कर लेते हो वेट कम करने के लिए, बट एज में हम 60 इयर्स के व्यक्ति को भले ही कितना फिट क्यों ना हो, हम उसको स्किपिंग करने के लिए नहीं कहेंगे, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो गाइड करना भी एज ए जीरियाट्रिशियन मेरा ही काम होता है, एंड दैट इज़ व्हाट आई डू। बिल्कुल। और मैंने जब इस टॉपिक के बारे में सर पढ़ रही थी तो मैंने ये भी पढ़ा कि जो जरा चिकित्सक हैं उनको अलग से इस तरह से स्टडीज़ करनी पड़ती हैं सारी चीज़ों की। जो एज फैक्टर की हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि वृद्ध जनों के लिए खास तौर पर आप डॉक्टर्स होते हैं जो उनकी हेल्थ के ऊपर स्टडी करते हैं, उनकी बीमारियों के ऊपर स्टडी करते हैं, आने वाले समय में उनको किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो जो व्यूअर हमारे ये सोच रहे होंगे कि भाई डॉक्टर तो एक है लेकिन 3 बीमारियों का इलाज करेंगे, तो थोड़ी सी उनकी भ्रांति भी आप दूर कर दीजिए। नहीं, मेरी ट्रेनिंग जब होती है जीरियाट्रिक्स में स्पेशली, तो हमारी ट्रेनिंग हर डिपार्टमेंट में होती है। हमें ऑर्थोपेडिक्स में भी पोस्टिंग होती है और हमारी मेडिसिन और सर्जरी में भी पोस्टिंग होती है, जहां मुझे लगता है कि एक बहुत ही टिपिकल केस है जिसके लिए मुझे सर्जन की ही ज़रूरत है या ऑर्थोपेडिशियन की ही ज़रूरत है या फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो मैं उनकी हेल्प लेता हूँ, उनसे ओपिनियन लेता हूँ, उनके साथ में चर्चा करता हूँ, और उसके साथ में ये सारी मेरी एज ए फैमिली डॉक्टर ट्रेनिंग होती है। आई एम ए फैमिली फिजिशियन। मेरी गायनेक में भी पोस्टिंग होती है, पीडियाट्रिक्स में नहीं देखता तो पीडियाट्रिक्स का रोल नहीं होता है, पर जो एज रिलेटेड गायनेकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो भी एक फर्स्ट लाइन में ही मैनेज करता हूँ। उसके बाद जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट के से एक ओपिनियन हम ज़रूर लेते हैं, उनसे भी एक आइडिया रहता है, वो हमें बताते हैं कि भाई ये इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो एज रिलेटेड है या एक ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है। अगर एक कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट मैनेज करता है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको फिर मैं मैनेज करता हूँ कि उनको बाकी दवाइयों के साथ में, बाकी चीज़ों के साथ में कैसे उसको मैनेज किया जाए। जैसे यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है क्योंकि यूरिन निकल जाती है, एज के साथ में ब्लैडर के जो रोकने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो कई बार आपने बुजुर्गों को देखा होगा, खांसते हैं तो यूरिन निकल जाती है, तो ये स्पेशली फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है। तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या दवा है, वो मैं मैनेज करता हूँ। अगर उसमें लगता है कि नहीं ये इसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर रहेगी, इसमें मुझे गायनेकोलॉजिस्ट की ही ओपिनियन चाहिए, ऐसा कुछ यूट्रस में या ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास में ओपिनियन के लिए भेजता हूँ। तो इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं। यानी सर वो एडवाइस करते हैं जो बुजुर्गों में एक एज के बाद होता है, लेकिन सभी घर वालों को, जैसे मुझे नहीं पता कि अगर मेरे घर में कोई फैमिली मेंबर है और उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे नहीं पता कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, लेकिन आपको पता है, आप फैमिली डॉक्टर हैं, आपने पल पल की चीज़ों को नोटिस किया है, तो आप एडवाइस बहुत अच्छे से कर देते हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ सर अगले प्रश्न की तरफ। जब हम इस तरह की चीज़ों को लेकर बात करते हैं, अब अगर कोई पेशेंट है और उनको सडनली ही ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस वक्त आप लोग क्या करते हैं? आप जैसे आपको लगता है कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं या आपको लगता है कि किडनी फेलियर के सिम्टम्स हैं, तो उस वक्त आप लोग क्या डिसीजन लेते हैं? देखिए, जैसे सपोज अभी चेस्ट पेन से पेशेंट मेरे पास एकदम से आया कि सब बहुत सीवियर सीने में दर्द हो रहा है, तो किस तरीके का दर्द हो रहा है, किस तरीके से क्या सिम्टम्स हैं उसके, उनके क्या साइंस हैं, उसको देखते हुए मैं एक डिफ्रेंशिएशन कर पाता हूँ कि ये कार्डियक है या नॉन कार्डियक है। कार्डियक है तो हम उनको एडमिट करते हैं, बेसिक जैसे ऐसे केसेस में एडमिट करके हॉस्पिटल में, अगर मेरे हॉस्पिटल में आप आते हैं और चेस्ट पेन लेके आ रहे हैं तो फिर मैं आपको एडमिट करता हूँ। उनका बेसिक ECG प्रोफाइल होता है, अगर कार्डियक लगता है तो फिर बेसिक दवाइयाँ शुरू करके हम कार्डियोलॉजिस्ट को बुलवाते हैं। अगर हमें लगता है नहीं ये कार्डियक नहीं है, नॉन कार्डियक रीज़न है, एसिडिटी की वजह से हो रहा है या गैस्ट्रो रीज़न है, तो हम उस हिसाब से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से बात करते हैं। अगर लंग्स का रीज़न लगता है कि ये लंग्स की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है, फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से सीने में दर्द है, तो हम फिर चेस्ट फिजिशियन से बात करते हैं। इस तरह से हम उसको सही डॉक्टर को बुलवा के जल्द से जल्द उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाए, ये हमारा एम रहता है। एज ए फर्स्ट लाइन डॉक्टर, एज ए फैमिली डॉक्टर, आई डिफ्रेंशिएट बिटवीन हु इज़ टू बी कॉल्ड फॉर।
बिल्कुल, जो बेस्ट है आपके लिए हाँ, जो वो उस व्यक्ति के लिए सटीक रहेगा, जो सही रहेगा, उसको बुलवाना, जिससे हमारा गेस्ट वर्क में टाइम वेस्ट ना हो, वो मेरा ये काम रहता है। बिल्कुल, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि कई बार आपको स्टार्टिंग में हम बता भी नहीं पाते हैं। कई हमारे ग्रामीण अंचलों में जो लोग हैं, बिकॉज लिटरेसी रेट बहुत अच्छा नहीं है, वो बता भी नहीं पाते हैं कि एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सही है। वो ऊपर ऊपर का बता देते हैं और उसी हिसाब से डॉक्टर को ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसी क्योंकि में फिर उन्हें नहीं हमें, पता। हाँ, बिल्कुल, फिर हमें उसको और एक्सप्लोर करना पड़ता है और उनसे क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, और उस हिसाब से हमें एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आना पड़ता है कि हाँ, मोस्ट लाइकली इनको प्रॉब्लम कार्डियक है, या मोस्ट लाइकली ये गैस्ट्रो वाली है, या मोस्ट लाइकली ये लंग्स वाली है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करके देन उस लाइन पे आगे बढ़ते हैं, ये रहता है उसमें। बिल्कुल, और आपने अगर डे वन से अगर उनकी फैमिली को नोटिस किया है, आप देख रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही आसान हो बिल्कुल, जाती हैं। अगर मुझे मालूम है कि आपकी फैमिली में एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपके यहाँ मसाला मिर्च मसाला ज़्यादा खाया जाता है, अदरवाइज हेल्दी लाइफ स्टाइल है, तो आपके चेस्ट पेन में मुझे एसिडिटी पहले डिफरेंशियल रहेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं, आपके यहाँ कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई रहता है, तो वो कार्डियक रीज़न मेरे लिए पहले ऑप्शन बनेगा। तो ये चीज़ अगर मैं आपको पहले से जानता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है ये मैनेज करना। बिल्कुल, इसलिए हम जो बार बार कह रहे हैं कि फैमिली डॉक्टर्स का होना आपकी फैमिली में बहुत ज़रूरी है, ना केवल आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों के लिए और उनके भी बच्चों के लिए, ताकि जो एक कंटिन्यूटी में जो चीज़ों को वॉच करते हैं डॉक्टर्स, वो चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। अब जैसे कि कहते हैं ना डॉक्टर साहब की माँ से ही बच्चे को होने वाली जो चीज़ें हैं, हेल्दी बच्चा होगा तो माँ भी हेल्दी रहेगी, तभी बच्चा हेल्दी होगा। अगर माँ ने अच्छा खाया होगा तभी बच्चे, या माँ को भी अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की डिसीज़ है, तो वो बच्चे में कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये चीज़ जब आप बच्चे माँ में देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि वो चीज़ बच्चे में इस वजह से हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इस स्टेज में हम देखते हैं कि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जो बता ही नहीं पा रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं भी है, आपको ही कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर आप कैसे ट्रीट करते हैं? एक आपके सामने वो पेशेंट हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एकदम इमीडिएट ट्रीटमेंट की, और दूसरे वो जो उनके परिवार वाले बता ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को फिर कैसे ट्रीट करते हैं आप? ये उसमें वही चीज़ होता है कि जैसे सपोज यही चेस्ट पेन की बात करें आप, ये जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं जब हमें प्रॉपर हिस्ट्री नहीं मिल पाती, या फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ उनको, मैंने कभी कोई पूरी बैकग्राउंड पूरी नहीं पता मुझे उनके बारे में, तो फिर हमें यही चीज़ होता है कि हम साइन सिम्टम्स जो हमारी ट्रेनिंग हुई है इतने सालों की, उसके हिसाब से हम वही फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, उस लाइन पे फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उन इन्वेस्टिगेशन से हमें मोस्ट प्रोबेबल रीज़न मिलता है, और उस लाइन पे फिर आगे हम उसको वर्कअप करते हैं। तो वो रहता है, तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग या थोड़ा सा उसमें समय ज़्यादा लग जाता है। अगर हिस्ट्री पता होती है या हमें नोन होता है पेशेंट, तो हमारे लिए वो थोड़ा सा और ईजी हो जाता है, बस इतना सा फर्क होता है। बिल्कुल, तो जरा रोग के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, और जरा चिकित्सा किस तरह से की जाती है वो भी सर हमें बता रहे हैं। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, कॉल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं आज बुजुर्गों में, हमारे घर के बड़ों में होने वाली, आने वाले समय में होने वाली बीमारियों को लेकर, या फिर अभी किसी तरह की कोई परेशानियाँ, जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, उन्हें किसी तरह से भूलने की बीमारी है, चिड़चिड़ापन है, या आप नहीं समझ पा रहे हैं उनकी समस्या है, वो नहीं बता पा रहे हैं आपको कि उन्हें हो क्या रहा है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। कॉल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ कोई अपॉइंटमेंट या कोई आपको पहले से वेटिंग लिस्ट में नहीं रहना पड़ता है, आप डायरेक्ट फ़ोन करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारी व्यूअर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्योति, वो क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब हम जान लेते हैं। ज्योति, बहुत स्वागत आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। डॉक्टर साहब, मेरे फादर इन लॉ हैं जो 75 ईयर्स के हैं, और वो चीज़ों को भूल जाते हैं, यानी वो 10 से 15 मिनट में कोई भी चीज़ जैसे की हो वो भूल जाते हैं, और उनको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो 70-75 की उम्र में ही शुरू होती है। हम इसको भुलक्कड़पन, या आप लोग जो पहले आपने सुना होगा एक सठियाना बोलते थे, या हम इसको मेडिकल टर्म्स में डिमेंशिया बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त कम होने लगती है। ख़ासतौर से जो रीसेंट मेमोरी है, सुबह जो चीज़ आपने कुछ एक्टिविटी की वो उनको शाम तक में भूल जाएंगे, पुरानी उनको अपने कॉलेज के टाइम की, अपने गांव के टाइम की, बचपन की याद रहेगी, पर अभी की चीज़ें भूलने लगते हैं। वो ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाने की वजह से ये होता है। उसमें हमें बेसिकली एक बार कंफर्म करना होता है कि कोई रीज़न ब्रेन में नहीं है, कोई स्ट्रोक तो नहीं है, या कोई दूसरी कोई ऐसी फिज़िकल प्रॉब्लम तो नहीं है लंग्स में, ब्रेन में,
और उसके साथ में इनको हमें काउंसलिंग करनी रहती है, आपको उनको बार बार याद दिलाना होता है। कई बार ये नाश्ता करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि मैंने नाश्ता किया कि नहीं किया, तो हम उसको टाइम्ड करके उनको आपके साथ में बैठ के हम उनको एक टाइम टेबल सा बना के देते हैं, आपको समझाते हैं कि उनको कैसे रिपीटेडली याद दिलाते हैं। जैसे आपको याद होगा बचपन में होता था कि 7 बार अगर कविता याद करोगे तो याद हो जाएगी, वो 7 बार वॉज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। उसी तरीके से हम इस समय भी उनको, बुज़ुर्गों को जब आप चाय पिलाते हैं या नाश्ता कराते हैं तो आप बार बार उनको याद दिलाते हैं कि आप नाश्ता कर रहे हैं, आप नाश्ता कर रहे हैं, आप नाश्ता करिए। इस तरह से हम उनको 3-4 बार रिमाइंड कराते हैं तो उनके धीरे धीरे करके वो मेमोरी में सेट होता है। क्योंकि एक बार आपने बोल दिया और उसके बाद फिर वो भूल जाएंगे कि मुझे नाश्ता किया था कि नहीं किया था, 2 घंटे बाद फिर आपसे नाश्ता मांगेंगे। तो जब इस तरह से हम करते हैं, 9 बज रहे हैं, देखिए 9 बजे आपने नाश्ता किया, आप टाइम सेट करते हैं कि 9 बजे नाश्ता है, 1 बजे खाना है, तो उनके वो फिर उनके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाता है कि हाँ 1 बजा है मतलब मैंने खाना खाया है, 2 बजे है मतलब मुझे सोना है, 5 बजे है तो मुझे चाय पीनी है। और ये धीरे धीरे करके जब आप टाइमली उनको देते हैं तो उनके मेमोरी में सेट हो जाता है कि हाँ 5 बजे है, मैं चाय पी है, तो उनको याद आएगा कि आपने हाँ 5 बजे चाय पी तो थी, तो याद आ जाएगा हाँ मैंने चाय पी थी। इस तरह से ये दिस इज़ दी काउंसलिंग पार्ट जो हम फैमिली मेम्बर्स के साथ में बैठ के या आपके साथ में बैठ के उनको सिखाते हैं। शायद यही वजह है कि आप वो चीज़ें समझ नहीं पाते और बिल्कुल, फिर हम और एक मिसकम्युनिकेशन बन जाता है होता है। और कई बार घर का माहौल इतना बिगड़ जाता है बहुत डॉक्टर साहब कि हम देखते हैं कि हमारे घर के ही बच्चे, जब हम बड़े बुजुर्गों के पास कभी बैठते हैं या हम आश्रम में जाते हैं, हमारी टीम जाती है वृद्धाश्रम, वहाँ पर उनकी बातें सुनते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि क्यों छोड़ा, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता, झगड़े हो रहे थे इनकी वजह से। उस झगड़े की वजह आप नहीं ढूंढते हैं, ये आपकी गलती होती है। और उसी चीज़ को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। समझदार बन जाइए आप। युग जो है अब, ये जो समय चल रहा है 21वीं सदी में हम हैं, समझदारी वाला, मॉडर्नाइजेशन वाला है। तो थोड़ी समझदारी आपको भी दिखानी है। ये ढूंढना है कि भाई ये हो क्यों रहा है, इसलिए नहीं कि आपके पेरेंट्स की उम्र इतनी हो गई और वो सठिया गए हैं, अब उन्हें आपको दूरी में बिठाना है, तो ये गलत है, बहुत गलत है। हमें थोड़ा सा सहनशील होना पड़ता है, उनके साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, 3-4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं, वो भी नहीं मानते, जिद करते हैं, पर ऐसा थोड़ी है कि हम उनको बाहर छोड़ आते हैं। हमें उनको समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। उसी तरह से हमारे सीनियर्स के साथ करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कशन में कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि बुजुर्ग घर से निकलने के बाद अपना पता भूल जाते हैं। ये कई लोगों के साथ है और कई परिवार इसको फेस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उसका सोल्यूशन क्या है। आपने बताया आप अपनी काउंसिल में वो भी सारी चीजें हम लोग यही ट्रेन करते हैं कि आप जैसे कॉलोनी में रह रहे हैं, आपके घर के आसपास जो किराने वाला है, जो दूध वाला है, जो गार्ड है आपका, जो सफाई वाला है, आप उनको बता के रखिए कि ये हमारे बाबूजी हैं और इनको याद नहीं रहता है, अगर तुम्हें यहाँ दिखें तो यहाँ ले आना। एक आईडी कार्ड हम लोग कहते हैं हमेशा कि एक आईडी कार्ड उनके साथ में टांग के रखिए, उनके गले में डाल के रखिए, उनके हाथ रिस्ट बैंड बना के उनके हाथ में बना दीजिए। तो उससे ये रहेगा, उनके जो अगर मोबाइल यूज़ कर लेते हैं तो उसमें अपना एक इमरजेंसी नंबर की तरह आपका अपना घर का नंबर उसमें डाल के रखिए, जिससे कभी कोई दिक्कत हो तो वो व्यक्ति जो उनको पाता है वो आपको कॉल बैक कर सके, या उसको उनके बॉडी पे वो एड्रेस, उनका घर का एड्रेस मिल सके। और आसपास के लोगों को, जैसे मेरे कॉलोनी में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ हमने अपने गार्ड्स को समझा रखा है कि हमारे जितने सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे कॉलोनी में रहते हैं, भले ही वो पूरे एक्टिव हैं और नॉर्मल हैं, तो भी हमारे पास पूरी लिस्ट है उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, उनके बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं कि कभी कुछ बाई चांस हादसा हो जाए, भले भटक ना जाए, गिर गए, लॉन में टहल रहे थे, फिसल गए, मूंछ आ गई, तो किसको कॉल करना है, कैसे, कहाँ बुलाना है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो जैसे आप अपने बच्चों का ट्रीटमेंट रखते थे, जैसे आप बच्चों को ट्रीट करते थे कि आपको पता होता था आपके बच्चे कहाँ हैं, यहाँ जाएंगे तो मुझे उससे पूछना है, इसी तरह से आपको अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, उन्होंने भी आपको इसी तरह से पाला है। एक और बहुत ईजी सी चीज़ होती है जो अभी हम लोगों ने शुरू की है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, अगर उनके पास स्मार्टफोन्स हैं आजकल के मोस्टली रहते हैं, तो उसमें जो गूगल ऐप है, उनकी लोकेशन ऐप आप ऑन करके रखिए और अपने साथ में लिंक करके रखिए, तो कहीं भी होंगे तो उनके मोबाइल के थ्रू आपको उनकी लोकेशन मिल जाएगी। वो बहुत इजी और बहुत कन्वीनियंट है और बहुत इफेक्टिव चीज़ है। तो ये भी जरा चिकित्सा का पार्ट है जो हम डॉक्टर साहब से समझ रहे थे, ना केवल बीमारियां बल्कि ये भी कि आप अपने बुजुर्गों के साथ एक साथ रह सकें बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी मेंटल इश्यूज के, क्योंकि कई बार आप भले ही स्वस्थ हैं लेकिन कुछ घर की परेशानियों को लेकर आप खुद चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो ना केवल अपने बुजुर्गों के लिए बल्कि अपना भी ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था और ख़ास तौर पर जब हम आज के समय पर देख रहे हैं कि जो
परिवार वाले हैं, खासतौर पर बेटा है, बेटे की शादी हो गई, बहू आ गई, उसके बाद उसने अपनी माता को पिता को जाके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, उनको कहीं पे भी ड्रॉप कर दिया। तो वो किस वजह से? क्योंकि आपके घर में झगड़े हो रहे थे, ना आपकी पत्नी यानी कि बहू अपने ससुर जी को समझ पा रही थी, ना ससुर जी ये बता पा रहे थे कि बहू मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे थे। ये भी हमने बात करने की कोशिश की कि 3 डॉक्टर्स के पास आप अलग अलग जा रहे हैं। आप डायबिटीज़ के लिए अलग जा रहे हैं, आप हड्डियों के रोग के लिए अलग जा रहे हैं, आप बीपी के लिए अलग जा रहे हैं। ये तीनों तरह के डॉक्टर्स आपको तीनों तरह की मेडिसिन दे रहे हैं। तो एक ही जगह पर आपको अगर इलाज मिलता है तो वहाँ क्यों ना जाया जाए। साथ ही ये भी कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि फैमिली डॉक्टर्स पहले भी चाहे जाते थे, यानी उन्हें पहले भी हम चाहते थे कि वो हमारी घर की परेशानियों को, हमारे घर में जो लोग हैं उनकी डिसीज़ को समझें, और आगे भी आप चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खाने में फर्टिलाइजेशंस का उपयोग, पेस्टिसाइड्स का उपयोग सब्जियों में, आने वाले समय में और भी हमारी बॉडी वीक होती जाएगी। तो उससे हम कैसे तंदुरुस्त करें, किन बातों का ध्यान रखें, इन तमाम चीज़ों को लेकर जरा चिकित्सक जो हैं वो पूरा काम करते हैं। इनकी स्पेशल स्टडीज़ होती हैं जो डॉक्टर साहब ने हमसे शेयर भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाधान देख रहे थे आप। मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला अनादि टीवी पर लगातार जारी है। नमस्ते।